इंसान पैदा हुआ हरियाणा में जहाँ 7% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 7-8%, और वो भी मेवात डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी के डिस्ट्रिक्ट में 1%, 2%, 3% है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे उसमें 3, 4, 5, 10, 12% से ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं मुस्लिम्स की। इस भाई ने बैचलर्स करी जर्मनी में जाके, मास्टर्स करी जर्मनी में जाके। मतलब अगर बैचलर कोई जर्मनी में जाके कर रहा है तो उसकी उम्र कितनी रही होगी उस टाइम? 16, 17, 18 इतने ही साल के होते हैं हम जब 12th करके निकलते हैं। एक बंदा जो पूरी तरीके से एडल्ट भी नहीं हुआ वो इंडिया छोड़ के उस टाइम चला गया। जहाँ वो रहता था वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसा बंदा डिजर्व कैसे करता है कि भाई हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया में, फिर अगर कोई है तो उस पर कमेंट करने का वो डिजर्व कैसे करता है वो चांस? ये तो कुछ इस तरह नहीं होगा कि जैसे नॉर्वे कंट्री है और मैं नॉर्वे के न्यूज़पेपर्स फॉलो करके उनके आर्टिकल्स को पढ़ के और नॉर्वे वालों को समझाऊंगा कि भाई तुम्हारे देश में चल क्या रहा है। भाई ने केरला स्टोरी की जो वीडियो डाली उसमें सारा कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करी कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो। स्टैटिस्टिक्स की ये बात करता है ना ये भाई, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाता हूँ। 2011 के सेंसस थे, 2001 के सेंसस थे। इन सेंसस के हिसाब से 12.23% ग्रोथ हुई है मुस्लिम्स की। हिंदुओं की ग्रोथ हुई है 2%, 2.2% के आसपास। क्रिश्चियन की तो बहुत ही ज्यादा कम, 1.38%। 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ हो, सिर्फ 3 के साथ। अब इस भाई ने अपनी पूरी वीडियो में ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है कि भाई 32,000 लड़कियां नहीं थी, 3 लड़कियां थी, सिर्फ 3। तो भाई अगर ऐसा है तो ये 2001 से 2011 के जो सेंसस है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 12%, 12 भी नहीं, 12.23% से कैसे बढ़ी और हिंदुओं की पॉपुलेशन सिर्फ 2.2% से कैसे बढ़ी, और 6 गुना ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ है। कन्वर्जेंस हुए होंगे तभी ये ग्रोथ रेट इस तरह से मैनेज हुआ है ना। तो बात रही स्टैटिस्टिक्स की, जो कन्वर्जेंस हुए हैं हर चीज आपके सामने नहीं आ सकती, कुछ स्टोरीज आपके सामने खुल के आ जाती है। जैसे फातिमा जिसकी स्टोरी है, उनकी जो माँ है के बिंदु, वो सामने आई तभी वो पूरी की पूरी स्टोरी सामने आई। अगर वो सामने ना आती तो शायद ये स्टोरी भी सामने ना आती। इसी तरीके से पता नहीं कितनों की स्टोरी सामने नहीं आई होगी। और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम हर चीजों का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे जाओगे ना तो मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे आते थे सब अच्छी गाड़ियों से आते हैं, और अगर उनके इनकम सर्टिफिकेट उठा के देखोगे ना आप तो सबकी आय, इनकम 1 लाख 2 लाख साल की, इतने ही मेंशन करके रखते थे वो लोग। और ये वो नहीं है, आपको सबको पता है कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे कैसे बनवाते हैं लोग। और इनकम क्या, आप कुछ भी बनवा लो इंडिया में, पॉपुलेशन इतनी है इसलिए जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे। आप खुद बता दो भाई, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप में से कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और आप में से कितने लोगों ने जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उन्होंने सच में ड्राइविंग का टेस्ट दिया हुआ है? तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप अमेरिका को तोल सकते हो, इंडिया नहीं तोल सकता। मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला काफी लोगों से कि जब आप पार्टी जीती थी, आम आदमी पार्टी, तो इम भाई ने एक सॉन्ग रिलीज करवाया था। आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी, ये सैन फ्रांसिस्को की पिक्चर है, और आपके सामने अब जो पिक्चर आ रही है ये भी सैन फ्रांसिस्को की पिक्चर है। ये हाल तो पूरे दुनिया में हर सिटी का है ऑलमोस्ट। लेकिन ये भाई जब बनारस का दिखाते हैं ना कि मोदी जी ने कुछ नहीं करवाया, तो ये फोटो ऐसी दिखाते हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा और ये सब पड़ा हुआ है। हाँ, बनारस में गंदगी बहुत है, ये सच है, लेकिन बनारस में आने वाले लोग कितने ज्यादा हैं वो भी तो मैटर करता है ना। अगर ऐसा ही है तो आपने दिल्ली की फोटोज कभी क्यों नहीं दिखाई? दिल्ली में ट्रैफिक सिचुएशन इतनी गंदी है कि दिन में निकलने का तो हिम्मत ही नहीं होती किसी की। दिल्ली की बात क्यों होगी? दिल्ली तो आपकी है, आम आदमी पार्टी। कोई कह भी रहा था कि भाई ये आम आदमी पार्टी से फंडेड है, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन लगता तो भाई पूरा दिखाने को तो बनारस की मैं इतनी अच्छी फोटो आपको दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होंगी, आप देखो। सिर्फ देखने का नजरिया होता है। और बनारस को अगर ये डेवलपमेंट दिखाने की बनारस डेवलप नहीं हुआ है, अमेठी दिखा दो मुझे कितना डेवलप हो गया, दिल्ली कितना डेवलप हो गया। फिर इस भाई ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया स्टैचू ऑफ यूनिटी को। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी पैसे की बर्बादी है, लेकिन सरकार इस बात को कभी एडमिट नहीं करेगी। मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। मुझे पर्सनली क्या लगता है, ये भाई उठाता है आर्टिकल्स, खास करके उन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो लेफ्ट विंग के, जैसे वायर हो गया, क्विंट हो गया, और वहाँ से उठा के जो इसे मिलता है ना कि भाई इस मुद्दे पे या तो हम हिंदुओं की बेइज्जती कर सकते हैं, सनातन धर्म की बेइज्जती कर सकते हैं, या मोदी जी की बेइज्जती कर सकते हैं, या बीजेपी, वो करना ये स्टार्ट कर देता है उन फिगर्स के बेसिस पे। शायद इसने हिस्ट्री प्रॉपरली ढंग से पढ़ी हुई नहीं है। सरदार पटेल ने हमारे भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। अगर रियलिटी में किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो काम उन्होंने मेहनत करी, वो इंसान यार जो आज़ादी के कुछ साल में जिसका देहांत हो गया, वो क्यों इंटरेस्ट लेगा इतनी मेहनत करने में, जिसको इस दुनिया को छोड़ के ही जाना है। उस इंसान ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप हिस्ट्री की 2-3 बुक पढ़ लो ना, जैसे मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट बाय वीपी मैन, इस तरह की बुक्स आप पढ़ के देखना, फिर आपकी आंखें खुलेंगी कि वल्लभ भाई पटेल हमारे लिए क्या इंसान थे। उनके लिए अगर हम एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बना भी रहे हैं तो वो भी तब जब उसमें गुजरात का पैसा लगा हुआ है, बाकी तो स्टेट का पैसा भी नहीं लगा हुआ। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? और जो पैसा लगा है वो भी सही
सही लग गया भाई, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर वाले जो पैसा स्पेंड करते हैं वो कुछ नया तो बना नहीं रहे, जहाँ भी स्पेंड करते हैं वो उनकी मरम्मत कराने में लगाते हैं, जैसे ताजमहल की मरम्मत हो रही है। अब ये मरम्मत के नाम पे कितना करप्शन होता है आपको सबको पता है। तो कोई चीज़ असली अच्छी बन गई, वो भी वल्लभ भाई पटेल जैसी चीज़, तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई। फिर इस भाई ने क्या बोला कि एक साल में 1 मिलियन विजिटर्स आना मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। डेटा है कि 2.6 मिलियन लोग एक साल के अंदर अंदर आए थे, इसके हिसाब से तो 1 मिलियन इम्पॉसिबल था। फिर इस भाई ने बोला कि 120 साल लग जाएंगे ये रेवेन्यू कलेक्ट करने में, तो जितना अमाउंट यहाँ लग गया 84 या 82 करोड़ के आसपास एक ही साल में कलेक्ट करा था ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ने। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा ये, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। ऊपर से जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट ईजी होगा, हाईवे और अच्छे बनेंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे, तो और लोग आएंगे। लोगों को लगेगा भाई ये कि नॉलेज दे रहा है लोगों को, फैक्ट्स बताता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप खुद बताओ यार, एक इंसान जिसका यूट्यूब चैनल है, करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स कौन है? इंडियन। ऑडियंस कौन सी है? हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। तो एड्स कौन से रन होंगे? जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस देखेगी। तो मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है? इंडिया से। और खर्च कहाँ पे हो रहा है? वो पैसा जर्मनी जाके जर्मनी में कुछ खरीदते होंगे, हर चीज़ पे टैक्स पे हो रहा है। इंडिया का पैसा कमा के जर्मनी में खर्च हो रहा है और वहाँ से ज्ञान मिल रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है और कैसे होना चाहिए। एक और बहुत बड़ी हिपोक्रेसी आपको दिखाता हूँ। हुआ है कि एक बारी फिर से सुप्रीम कोर्ट की क्राइसिस सामने आई है। एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि हमारी सरकार अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ आज से कुछ महीने पहले भी सामने आई थी, जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने आके सुप्रीम कोर्ट के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और कहा था हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। इस वीडियो में वो जो 4 जजेस हैं जिन्होंने काइंड ऑफ प्रोटेस्ट किया था, कंप्लेन फाइल करी थी अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ, उसको इस भाई ने इस तरीके से जोड़ा कि बीजेपी की गलती है सारी, बाकी कोई गलती नहीं है। आप ना एक सिंपल काम करो यार, गूगल सर्च करो 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आप देखो कि वो मुद्दा क्या था। आपको पता चल जाएगा कि बातों को कितनी मैनिपुलेट करता है ये इंसान। वो मुद्दा ये था कि 4 जजेस जो थे उन्होंने ये कंप्लेन करी थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट केसेस को जो इंडिया को अफेक्ट करते हैं उन केसेस को उनसे बाईपास कर देते हैं और जूनियर्स को दे देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं इंडिया में। हायरार्की को मेंटेन नहीं कर रहे, इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्टेटरशिप कर रहे हैं पूरे ये जुडिशियल सिस्टम। आप कभी नोटिस करना है कि ये बंदा बहुत ही मुश्किल से या फिर ना के बराबर आपको क्रिटिसाइज करता है, उल्टा सपोर्ट करता है काफी हद तक। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ही? एन आम आदमी, ऐसा आम आदमी जिसने जर्मनी से बैचलर्स की, मास्टर्स की और फिर इन भाई की वाइफ भी फॉरेनर है। भाई इंडिया का आम आदमी ऐसे नहीं होता। इंडिया का आम आदमी झम्मन लाल डिग्री कॉलेज से BSc B.Ed वगैरह करता है, उसके बाद अगर उसको अच्छी सी नौकरी नहीं मिली ना तो उसे लड़की भी नहीं मिलती। हाँ सही बात है। कई भाई ने मेरे को बताया कि इस भाई ने फेसबुक पोस्ट में शायद बोला था कि 4300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं मोदी जी की योगा वीडियो बनाने में, लेकिन बाद में जब RTI फाइल हुई तो उसमें आया कि भाई 0 रुपए खर्च होते हैं। फिर बाद में सेंट्रल मिनिस्टर है राठौर साहब, उन्होंने भी क्लियरिफाई किया कि कोई पैसा खर्च नहीं होता है, सिंपल जो वीडियोग्राफर PMO में रहता है या फिर जो PM मोदी के साथ रहता है उसी ने वीडियो को बनाया और वही एडिटिंग वगैरह करता है। आप समझ गए होंगे। झूठ इतना बड़ा बोलो कि लोगों को आधा सच लगने लगे कि भाई कुछ तो सच्चाई होगी। 4300 करोड़ नहीं तो 2000 करोड़, 1000 करोड़ तो खर्च हुए ही होंगे। मार्वल की एवेंजर्स बनी थी 1800 करोड़ में, 4300 करोड़ में एक वीडियो कैसे शूट हो गई? इस भाई का एक और ट्वीट दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ इस भाई ने एक एम्बुलेंस है जो काओ एम्बुलेंस है उसको कंपेयर किया है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स। यहाँ देख के महाराष्ट्र वालों को गुस्सा आएगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है। सच्चाई क्या है? लेफ्ट वाली जो एम्बुलेंस है एक बिजनेसमैन ने एक गौशाला को डोनेट करी। अब इसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या लेना देना? कहीं ऐसा ना हो कि भाई कल को आप अपने दोस्त को या फ्लैटमेट को कॉन्डोम गिफ्ट करो और ये फोटो खींच ले और लगा दे कि आम आदमी पार्टी ने देखो क्या क्या किया है और बीजेपी की गवर्नमेंट में ये देखो क्या हो रहा है। अब आपको शायद ऐसा फील हो कि भाई मैं बीजेपी सपोर्ट करता हूँ। आपको सीधे सीधे बताता हूँ, मैं बीजेपी को वोट करता हूँ लेकिन कोई डाई हार्ड सपोर्ट नहीं करता। आप मेरे को सेंटर में कल बेटर ऑप्शन ला के दो मोदी जी से के अलावा, मैं कल ही अपना वोट चेंज कर दूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी को हटा के दूसरे जो भी गांधी परिवार से हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो यह आपके अंदर की इतनी ज्यादा घुसी हुई नेगेटिविटी और हेट है मोदी जी के खिलाफ कि आप गांधी परिवार से किसी को भी जिताना नहीं चाहते। आप मोदी जी को हराने के लिए अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी लेके बैठे हुए हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, मैं एडमायर करता हूँ नरेंद्र मोदी को क्योंकि वो इंसान लीडरशिप करते हुए एक इलेक्शन तक नहीं हारा है। अगर आप उसकी लीडरशिप से सीख नहीं सकते तो वो आपके अंदर की भरी हुई नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप भी बीजेपी को अच्छी पार्टी नहीं मानते फिर भी आप ध्रुव राठी की बातें कैसे सुन सकते हो जो इंसान एक ही पार्टी को गालियां दिए जा रहा हो? और अगर ऐसा सुनने में आपको खुशी मिलती है तो आप भी अंधभक्त हो बीजेपी और मोदी जी को लेके, उनको हेट करने में। फिर आपको बुरा नहीं मानना चाहिए अगर उसका कोई भक्त है तो। लास्ट बात, जितने भी मोदी को हेट करने वाले लोग हैं, तो मैं जब भी वीडियो में ऐसा कुछ बोलता हूँ तो आप लोग आके मेरे को बीजेपी का चमचा बोलने लग जाते हो। मुझे बीजेपी से बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, लेकिन मैं इतना रियलाइज कर चुका हूँ कि जितनी बातें आप मेरे को बोलते हो इतना जब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बोलोगे ना तो वो रियलिटी में बीजेपी का चमचा बन जाएगा और उसे कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता कि वो क्यों बना, क्योंकि आपने बनाया।